मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन अपडेट्स को लेकर वीडियो बनाती रहती हूँ। तो कॉलेज स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ज़मीन। हालांकि उससे भी पहले रिक्वायरमेंट होती है ट्रस्ट सोसाइटी की, बट कहीं ना कहीं अगर सिस्टमेटिकली कोई बंदा चलता है, किसी एक्सपर्ट गाइडेंस से चलता है, तो उस कंडीशन में हमारे लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो ज़मीन की होती है। तो आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ज़मीन को लेके ही है कि किस प्रकार की ज़मीन को कॉलेज खोलने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले मैं ये बताऊंगी कि किस प्रकार की ज़मीन को यूज़ नहीं करना चाहिए, और दूसरा मैं ये बताऊंगी कि कैसी ज़मीन को हम लोग बेझिझक विदाउट एनी प्रॉब्लम यूज़ कर सकते हैं, और ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल भी मैं साथ के साथ देती जाऊंगी जो कि बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम्पल होंगे जो मेरे क्लाइंट्स के साथ हुआ है। पहले वो किसी और के गाइडेंस में थे, जब मैंने चीज़ों को देखा तो मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसे प्रोजेक्ट में फेस की, तो मैं कुछ रियल एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। तो फर्स्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं टॉपिक पे आती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने बात की किस प्रकार की ज़मीन को कॉलेज खोलने हेतु यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है ज़मीन का, कोई भी कॉलेज खोलने का, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कॉलेज जो हम खोलना चाह रहे हैं, कॉलेज में सिर्फ बीए पीएससी और डिग्री कॉलेज नहीं आता है। कॉलेज में आपका फार्मेसी, नर्सिंग, इस तरीके के भी कॉलेजेस आते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो ये आता है कि कॉलेज खोलने के लिए वो जो कोर्स चयनित किया गया है क्लाइंट के द्वारा, वो लीज पे चलने वाला प्रोजेक्ट है या डायरेक्ट बैनामा होना चाहिए। जैसे एआईसीटी का अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जैसे एमबीए हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, या आपका होटल मैनेजमेंट हो गया, आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कोर्स हो गए, यूनिवर्सिटी से यूजीसी के अंडर में चलने वाले कोर्स हो गए, ये सारे कोर्सों की एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि यहाँ पे डायरेक्ट ज़मीन चाहे संस्था के नाम होनी चाहिए या कॉलेज ऑफ जो है महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज जिसका जो है उसके नाम पे होनी चाहिए। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। चाहे तो ज़मीन आप फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज का नाम है आर्या कॉलेज है बीए बीएससी का, और जो उसको संस्था संचालित कर रही है वो चला रही है आर्या ट्रस्ट। तो जो ज़मीन है वो डायरेक्ट आर्या, चाहे तो ट्रस्ट के नाम हो या डायरेक्ट आर्या महाविद्यालय या आर्या कॉलेज के नाम हो, तो ये प्राइमरी फैक्टर होता है। अब सेकेंडरी हम आते हैं, ये हुआ बैनामा का एग्जांपल। अब हम सेकेंडरी आते हैं लीज वाले प्रोजेक्ट। लीज का ये मतलब कि कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो सिंपल किराएनामे पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए सीबीएसई स्कूल है, तो वो 15 साल की लीज को वैलिड करते हैं, बट वहाँ उनके वैलिड करने के पीछे एक लॉजिकल रीज़न है, क्योंकि पहले वो उन्हीं कॉलेजेस को एप्लीकेंट में कंसिडर करते हैं, उन्हीं की एप्लीकेशन को वो कंसिडर करते हैं जिनके पास स्टेट से एनओसी हो। अब घुमा फिरा के बात पहुंच गई स्टेट के ऊपर कि अब मुद्दा ये है कि क्या स्टेट लीज अलाउ कर रहा है या नहीं। तो इसका जवाब है कि कुछ राज्यों में स्कूल खोलने हेतु तो लीज अलाउड होता है, मतलब उनका बेसिक शिक्षा अधिकारी के थ्रू अलाउड करता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और कुछ जगहों पे नहीं करता है। तो अब ये मैटर यहाँ आगे फंस गया कि अगर सिंपल इसका जवाब मैं यही दूंगी कि बीएससी किस आधार पे आपको एनओसी दे रहा है वो फैक्टर आ जाएगा। बाकी सीबीएसई तो मान लीजिए कि 15 साल का लीज अलाउड कर रहा है, लेकिन सीबीएसई स्कूल कोई डायरेक्ट खोल नहीं सकता है, उसके पास उसको राज्य से एनओसी पहले लेनी होगी, एसडीएम से लेटर लिखवाना होगा, लैंड का वेरिफिकेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो राज्य पे आ गया। अब सेकंड एग्जांपल मैं आईटीआई की ले रही हूँ। आईटीआई पे लीज अलाउड है, तो आईटीआई में लीज आप दे सकते हैं। लीज कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए ज़मीन मेरे नाम है, आईटीआई कॉलेज जो संस्था चलाएगी उस संस्था का जो प्रबंधक है और जो कॉलेज खुल रहा है, जो आईटीआई कॉलेज खुल रहा है उसका प्रबंधक दोनों सेम है, तो जो मैं हूँ वो लीज कर दूंगी प्रबंधक को और चलाने के लिए आईटीआई कॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से लीज बन जाती है। तो और फिर उसके बाद लीज में सेकंड कैटेगरी जो आती है वो फिर आती है रजिस्टर्ड लीज डीड की, जिसमें हमारे नर्सिंग कॉलेज कुछ जगहों पे लीज अलाउड नहीं है, कुछ जगहों पे लीज अलाउड है। तो अब जहाँ लीज अलाउड है वहाँ पे क्या है, 30 साल का रजिस्टर्ड लीज डीड बनेगा। जैसे
उसकी भी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह सारी चीज़ें होती है। जैसे पेट्रोल पंप खोलने के लिए लीज़ बनता है, उस टाइप का ही रजिस्टर्ड लीज़, की ऐसे कोई अपनी मर्जी से बीच में तोड़ नहीं सकता है। फार्मेसी कॉलेज के लिए रजिस्टर्ड लीज़ बनता है, रजिस्टर्ड लीज़ डीड बनती है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ज़मीन भी दो तरीके की होती है। तो ज़मीन अब जो कोर्स है, मान लीजिए कोई कोर्स है वो बैनामे पे चलता है। बैनामे का ये मतलब, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है आईसीटी के प्रोजेक्ट, जिसका एग्जांपल दिया मैंने कॉलेज, लीज का एग्जांपल दिया मैंने सीबीएसई स्कूल, देन उसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल दिया आईटीआई कॉलेज, सीबीएसई। तो इस टाइप के एग्जांपल मैंने लीज में दिए हैं आपको, या छोटे मोटे कोई भी प्रोजेक्ट हो गए। और रजिस्टर्ड लीज का एग्जांपल दिया मैंने नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी। अब ये चीज़ हर जगह के लिए फार्मेसी नर्सिंग लीज पे नहीं चलता है। फार्मेसी तो हर जगह लीज पे है, लेकिन नर्सिंग हर एक राज्य में लीज पे नहीं चलता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस मैंने ये एग्जांपल के लिए बताया है आपको। अब नेक्स्ट आते हैं कि किस टाइप की ज़मीन को यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई ज़मीन है और वो ज़मीन ऑलरेडी ग्राम प्रधान ने पट्टे पे दे रखी है, ऐसी ज़मीन कभी यूज़ नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद मान लीजिए कि जैसे मेरे पास एक क्वायरी आई थी, मैं उसी के बिहाफ पे आपको बताती हूँ। पहले ज़माने में क्या था, एक्ट आया 1951 तक, सभी जितने भी ज़मींदार थे उन लोगों को बोलना था, कंफर्म करना था कि उनकी जो 200 एकड़ ज़मीन है वो किस किस पर्पज़ में यूज़ हो रही है। अगर जिन लोगों ने दे दिया क्लैरिफिकेशन, उनकी ज़मीन उनके पास रही, और जिन लोगों ने नहीं दिया उनकी ज़मीन गवर्नमेंट ने ले ली। तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपनी ज़मीन को मठ बना दिया, मंदिर बना दिया, अनाथालय बना दिया, विश्राम गृह बना दिया, आपका बस स्टैंड के लिए दान दे दिया। तो ऐसी ज़मीनों पे उन लोगों ने क्या चालाकी की, मालिकाना हक अपना रखा, संस्थापक खुद को बनाया कि के द्वारा दान दी गई है। लेकिन वो ज़मीन बाद में अकॉर्डिंग टू नीड लोगों ने, जहाँ पे ऑनलाइन खतौनी निकलती है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ ऑनलाइन खतौनी नहीं निकलती है, जैसे झारखंड, बिहार, या फिर कुछ यूपी के भी राज्य हैं जहाँ बहुत पहले ही चीज़ें हुई थी, फिर उसके बाद नहीं हुई, तो ऐसी जगहों पे क्या है, वो लोग वो ज़मीन बेचते हैं। ठीक, तो आप लोगों को उस टाइप की ज़मीन को कभी भी परचेज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हम कोई कॉलेज खोलते हैं, लीज का कोई प्रोजेक्ट है तो ऐसी ज़मीन पे चल जाएगा क्यों। लेकिन अगर कोई हमारा ऐसा प्रोजेक्ट हम वहाँ फ्यूचर में स्टार्ट करना चाहें तो हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें रिस्पेक्टेड जो संस्थान है, जो अप्रूवल बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उसको लैंड यूज सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो आप कैसे लैंड यूज सर्टिफिकेट देंगे? लैंड यूज सर्टिफिकेट एसडीएम द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि ये जो ज़मीन है, इस पे जो इतनी गाटा संख्या, उसमें से जो इतना रकबा है, जो वर्ग हेक्टेयर है, डिसमिल है या वर्ग मीटर है, जो भी है, वो एजुकेशनल पर्पज से यूज़ की जा रही है। जब वो ज़मीन ऑलरेडी उसका लैंड यूज सर्टिफिकेट बन चुका है कि ये ज़मीन मंदिर के लिए है, ये ज़मीन मठ के लिए है, ये ज़मीन किसी और काम के लिए है, तो वो लैंड आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या हुआ, एट लास्ट जाके आपको पता चला कि ज़मीन तो यूजलेस हो गई। लीज वाली चीज़ें चल जाएंगी। क्यों? क्योंकि लीज का क्या है, जिसने वो ज़मीन मठ को दी है वो बंदा प्रबंधक है, उस प्रबंधक ने डायरेक्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी संचालन हेतु जो यहाँ की संस्था का प्रबंधक था उसको दे दिया, तो यहाँ मैटर शॉर्ट हो जाता है। बट अगर डायरेक्ट बैनामी वाले प्रोसेस में जाए, हालांकि आपने उस बंदे से परचेस कर दिया लैंड, लेकिन लैंड का यूज सर्टिफिकेट नहीं, नक्शा पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो किसी और पर्पज से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब एक ये मिस्टेक मैंने आपको बता दी कि कभी भी ऑलरेडी सरकारी संस्था वाली ज़मीनें नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो लीज पे मिले, चाहे वो पट्टा मिले, चाहे कुछ भी, बिना रिकॉर्ड चेक किए कभी ना लें। क्योंकि एजुकेशन की लाइन में चीज़ें फंस जाती हैं। इंडस्ट्री में फंसे चाहे ना फंसे, लेकिन एजुकेशन की लाइन में चीज़ें ज़रूर फंस जाती हैं, क्योंकि यहाँ हर एक स्टेप पे हर एक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। देन अब मैं सेकेंडरी आऊँगी कि नक्शा। जब भी कोई आप प्रोजेक्ट कहीं स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम जो स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वो किसी छोटी सी जगह पर नहीं स्टार्ट होता है। मिनिमम किसी भी कोर्स को खोलने के लिए 1 एकड़ ज़मीन चाहिए। 1 एकड़ ज़मीन का मतलब है कि अगर बड़े बीघे में जाए देखा जाए तो 1.5 बीघे ज़मीन, 1.5 बीघे का मतलब हुआ आपका 32 बिस्से का 1 बीघा होता है। तो 32 में 16 और ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 48 कट्ठा या 48 बिस्से के आसपास। तो इतनी ज़मीन, हर जगह मेज़रमेंट अलग अलग हो सकता है, मैं अपने लोकल मेज़रमेंट पे बात कर रही हूँ। तो हर जगह जब इतनी ज़मीन आपको यूज़ करनी है तो बेहतर ये होगा कि आप जांच पड़ताल करके शुरू करें। तो जब आप नक्शा बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसका लेआउट बनता है। जब लेआउट होता है तो प्राधिकरण में पहले उसको भेजिए पास होने के लिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि भविष्य में गवर्नमेंट
का कोई योजना तो नहीं है इस ज़मीन पे। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरे कोई क्लाइंट था, उन्होंने बिना स्टार्टिंग में किसी के कंसल्ट में रहे होंगे, उन्होंने पूरा स्कूल वगैरह का कंस्ट्रक्शन करा लिया सीबीएसई स्कूल का। जब लास्ट में एसडीएम से लैंड वेरिफिकेशन की बात आई तो पता चला कि यहाँ पे तो आप स्कूल खोल ही नहीं सकते, ये तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए ज़मीन है। कमर्शियल का ये मतलब कि आप फ्यूचर में डिग्री कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं बट स्कूल नहीं खोल सकते हैं। रीज़न क्या है, देखिए बात स्कूल की नहीं होती है, बात ये होती है कि जो स्कूल कॉलेज जो चलते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर में चलते हैं, तो वो चैरिटी हो गई। चैरिटी का ये मतलब हो गया कि किसी हॉस्पिटल में अगर एक भी पेशेंट है तो कोई भी व्यक्ति, जिस बेशक हॉस्पिटल के मैनेजर ने बहुत कर्जा ले रखा है तो भी बैंक वाले उस बिल्डिंग को छेड़ नहीं सकते। सेम चीज़ स्कूल पे लागू होती है कि अगर वहाँ एक भी बच्चा है तो वो एक्वायर नहीं किया जा सकता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या होता है कि वहाँ मतलब चैरिटेबल संस्था हो गई और उसको गवर्नमेंट अगर भविष्य में उसको अधिकरण मतलब उस पर प्रोविंस करना चाहती है, मतलब एक्वायर करना चाहती है, तो भी नहीं कर पाएगी। इस चक्कर में हर एरिया का अपना एक मानक होता है, गवर्नमेंट का प्लान होता है कि 30 साल बाद यहाँ हाईवे निकलेगा, यहाँ रेलवे कारखाना भी बनेगा, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ गोडाउन बनेगा। तो ये प्लान के हिसाब से। सेकेंड चीज़ मैंने आपको ये बताया कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरुआत करें स्कूल एजुकेशन की लाइन में स्पेसिफिक, इंडस्ट्री की नहीं बात कर रही हूँ, मेरी लाइन की मैं बात कर रही हूँ, तो नक्शा जरूर पहले पास करा ले प्राधिकरण से। उसमें कुछ पैसे लगते हैं, मैं समझ सकती हूँ पैसे लगते हैं। सेकंड चीज़ लैंड कन्वर्जन। लैंड कन्वर्जन आपका होना चाहिए क्योंकि लैंड कन्वर्जन क्या होता है, सर्कल रेट के हिसाब से होता है। आज नहीं तो कल आपको लैंड कन्वर्जन कराना ही कराना है, तो आप जितना लेट करेंगे उतना लेट आपका कन्वर्जन का स्टम्प ड्यूटी लेट होने की वजह से बढ़ती चली जाएगी। देन उसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ट्रस्ट सोसाइटी के नाम ज़मीन करनी होती है या डायरेक्ट कॉलेज के नाम करनी होती है। तो बेटर ये होगा कि आप ट्रस्ट का नाम और कॉलेज का नाम हर जगह सेम रखें, तो मैटर ही नहीं करेगा कि ज़मीन आपने ट्रस्ट के नाम ली या कॉलेज के नाम ली, वो सॉल्यूशन हो मिल गया आपको। फिर उसके बाद लोग मोस्टली पूछते हैं, मैडम अगर हम ट्रस्ट सोसाइटी के नाम ज़मीन कर देंगे तो क्या ये हमेशा के लिए ज़मीन गवर्नमेंट की हो गई? गवर्नमेंट के लिए ज़मीन कभी नहीं होती है। 1860 से पहले ये चीज़ें होती थी जब गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड ही संस्था ट्रस्ट सोसाइटी बनती थी। हालांकि वो ज़मीन का पर्पज़ लाइफ टाइम वही एजुकेशनल ही रहेगा, या ट्रस्ट सोसाइटी के जो पर्पज़ में, उद्देश्य में, ऑब्जेक्टिव में जो आप लोगों ने डलवाया है वो ज़मीन हमेशा उसी पर्पज़ में काम कर पाएगी। आप दोबारा उस ज़मीन पे मालिकाना हक रख के उसको सेल परचेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है कि उस ज़मीन के जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, वो आप ही हैं। ऑब्जेक्टिव में लोग सिलाई मशीन का सेंटर खोलने से लेके विश्वविद्यालय खोलने तक का ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो आप कुछ ना कुछ उस ज़मीन में कर ही सकते हैं और ग्राउंड लेवल पे जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्राइवेट सोसाइटी बनती है और प्राइवेट सोसाइटी के जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट होते हैं वे स्वयं वही लोग होते हैं जिनके नाम पे ज़मीन होती है। इसमें गवर्नमेंट एडिड संस्था नहीं है ये, इसमें सरकार का कोई भुगतान नहीं होता है, सरकार की कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो सरकार इन्वॉल्व होती भी नहीं है। तो ओवरऑल मैंने आज आप लोगों को ज़मीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।